नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल मेरे सिस्टम में कुछ एरर आ गया था और इसी वजह से मैं कल डिफेंस वीडियो नहीं डाल पाया। इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारत सरकार अब लगातार अपने फैसले लेती जा रही है जो कि देश हित में भी है, और ऐसे में एक और फैसला लिया गया है कि स्वदेशीकरण ड्रोन्स का भी होना चाहिए। और ऐसे में एक और फैसला लिया गया है जिसमें कि अब ड्रोन्स के आयात पर पाबंदी लगा दी गई है, और इससे देश में ड्रोन विनिर्माण को एक तो बढ़ावा भी मिलेगा, और इस कदम से जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको भी काफ़ी फायदा होगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि रिसर्च और डेवलपमेंट यानी कि अनुसंधान एवं विकास के लिए जो हमारे रक्षा और सुरक्षा के मकसद से जो ड्रोन की आयात की अनुमति होगी, केवल उसी को मंजूरी दी जाएगी, और ड्रोन के जो कलपुर्जे होते हैं उनके आयात के लिए किसी भी प्रकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। और आपको बता दें कि सरकार ने ड्रोन्स को लेकर इस साल बजट में भी बड़े ऐलान किए थे, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि कई एप्लीकेशंस के जरिए ड्रोन पावर के लिए स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा। ड्रोन को एक सर्विस के तौर पर इस्तेमाल करने की भी काम लाया जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया के सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित कर दिया गया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी ने टनल के निर्माण के लिए बीआरओ को इस उपलब्धि के लिए पुरस्कार भी प्राप्त किया है। अटल सुरंग 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ये टनल मनाली को लेह से जोड़ती है, और ये सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 यानी कि 46 किलोमीटर तक कम करती है, और यात्रा के समय को भी 4 से 5 घंटे कम करती है। भारतीय सेना ने अपनी गोला बारूद लिस्ट की रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान, जिसे कि हम RFID कहा जाता है, उसकी टैगिंग की है। सेना ने कहा कि RFID टैग वाले गोला बारूद की पहली खेप को खड़की स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से पुलवामा में स्थित सेंट्रल एमुनेशन डिपो भी भेज दिया गया है। इसमें 5.56 mm गोला बारूद के 3 लॉट शामिल हैं। सेना ने कहा कि RFID टैगिंग से हमारी ट्रैकिंग क्षमताएं बेहतर होंगी। इसके अलावा गोला बारूद ले जाने की लागत भी कम होगी, और गोला बारूद का जो मैनेजमेंट होता है यानी कि प्रबंधन होता है वो और अधिक प्रभावी स्तर पर हो पाएगा। सेना ने कहा कि गोला बारूद के भंडारण को भी सुरक्षित बनाया जा सकेगा, और फील्ड आर्मी की क्षमताओं में भी इससे इजाफा होगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। ऐसे में ईरान ने अब लंबी दूरी तक मार करने वाली एक नई मिसाइल का अनावरण किया है। ये मिसाइल इजराइल की और इस इलाके में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाने में सक्षम है। ईरान ने कहा कि इस मिसाइल का नाम खैबर बस्टर है, और इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर बताई गई है। मिसाइल का इंजन एक सॉलिड फ्यूल से चलता है। साथ ही ईरान ने दावा किया है कि ये मिसाइल काफी सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है, और ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने बताया कि ईरान के पास लगभग 20 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ क्रूज मिसाइलें और ड्रोन भी है। ईरान की कियाम-1 मिसाइल की रेंज 804 किलोमीटर है, और गदर-1 की मिसाइल की रेंज है 1770 किलोमीटर। वहीं इजराइल भी दोस्तों कुछ कम नहीं है। इजराइल भी समय समय पर ईरान के परमाणु फैसिलिटी और ठिकानों को निशाना बनाता है, और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहता है। चाइना की दादागिरी को एक और चुनौती दे डाली है इंडोनेशिया ने, और इंडोनेशिया फ्रांस से 42 यानी कि 42 राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। दोस्तों, इंडोनेशिया की तैयारियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो भारत से भी ज्यादा राफेल जेट फ्रांस से खरीदने जा रहा है। इंडोनेशिया के दौरे पर पहुंचे फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने ट्वीट करके इस बारे में बताया है। और भारत के बाद अब इंडोनेशिया के महाविनाशक राफेल जेट चीन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, जो कि इंडोनेशिया के नातुना द्वीप पर कब्जा करना चाहता है। फ्लोरेंसा ने अपने ट्वीट में कहा कि यह आधिकारिक है, और इंडोनेशिया ने 42 फाइटर जेट का ऑर्डर दे दिया है। इस विमान को बनाने वाली कंपनी डैसॉल्ट एविएशन ने भी कहा कि यह समझौता लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी की शुरुआत है। इससे उन्हें इंडोनेशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी। फ्रांस और इंडोनेशिया में ये समझौता ऐसे वक्त पर हुआ है जब वो हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, अब साउथ चाइना सी में न केवल ड्रैगन के युद्धपोतों बल्कि उसके फाइटर जेट्स के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। दरअसल चीन और इंडोनेशिया के बीच दक्षिणी चीन सागर में एक द्वीप को लेकर विवाद है। हालांकि इंडोनेशिया काफी मुकाबला भी करता है चीन का, और उसने कई बार अपनी जलीय सीमा से चीनी युद्धपोतों को भी खदेड़ा है। इंडोनेशिया ने चीन के जहाज को नातुना द्वीप के पास खदेड़ा था। ये क्षेत्र इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। हूती विद्रोहियों का सामना कर रहे संयुक्त अरब अमीरात को अब अमेरिका ने एक बड़ी ताकत दे दी है।
अमेरिका ने अब ऐलान कर दिया है कि वो अपने सबसे खतरनाक समझे जाने वाले F-22 रैप्टर फाइटर जेट और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को यूएई के आसपास तैनात करेगा। और वहीं अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर इस समय यूएई के आधिकारिक दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि फाइटर जेट और जंगी जहाज की तैनातगी यूएई की हवाई रक्षा प्रणाली को भी मजबूत करेगी। यूएई इस समय हुती विद्रोहियों के मिसाइलों और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। F-22 रैप्टर को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया और अब तक F-22 के केवल 195 यूनिट्स बनाए गए हैं, जिनमें से 8 विमान टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं। बाकी के 187 F-22 रैप्टर अमेरिकी वायुसेना में ऑपरेशनल है। ये विमान इतनी खतरनाक तकनीक से लैस है कि अमेरिका ने इसे अभी तक किसी दूसरे देश को नहीं बेचा है। अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने पहली बार पायलटलेस यानी कि बिना पायलट के उड़ान भरकर इतिहास रचा है। इस फ्लाइट टेस्ट के लिए एक अत्याधुनिक सिस्टम सूट का इस्तेमाल किया गया। इस सिस्टम सूट को मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर पायलटों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस टेस्ट फ्लाइट को अमेरिकी वायुसेना के डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने लॉकहीड मार्टिन की सहायक कंपनी सिरोस्की के सहयोग से विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए US-60A ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर किया। ब्लैक हॉक की ये ऑटोनॉमस उड़ान 5 फरवरी को केंटकी में आर्मी के पोर्ट कैंपबेल से लगभग 30 मिनट तक आयोजित की गई। अमेरिका के इस हेलीकॉप्टर की नई ताकत से रूस और चीन की भी टेंशन बढ़ सकती है। लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि इस क्षमता के कारण अब ब्लैक हॉक को अलग अलग तरह के मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिस्टम में लगे ऑनबोर्ड सेंसर हर समय ऑटो पायलट को रियल टाइम डेटा देता रहेगा। सिरोस्की US-60 ब्लैक हॉक 4 ब्लेड ट्विन इंजन मीडियम लिफ्ट मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर को लॉकहीड मार्टिन की सहयोगी कंपनी सिरोस्की एयरक्राफ्ट ने बनाया है। दोस्तों, हद की बात तो यह है कि तालिबानियों के पास भी यही हेलीकॉप्टर मौजूद है। दरअसल अफगान फौज की हार और अमेरिका की सेना के वापस जाने के बाद कई हथियार और कुछ लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान वहीं छूट गए हैं। कई मौकों पर तालिबान लड़ाकों को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए दिखाया गया है। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति इस संबंध में बन रही गाइडलाइन तय होने के बाद की जाएगी। पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी को यह पद सीधे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और NSA अजीत डोभाल के विचार विमर्श के बाद दिया गया था। गाइडलाइन के तहत तीनों सेनाओं के रिटायर्ड प्रमुखों के साथ साथ रिटायर्ड हो चुके जनरल, एयर चीफ मार्शल और एडमिरल की नियुक्ति पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। फिलहाल तो सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी सीडीएस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और वे रिटायर्ड तीनों प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ हैं और 30 अप्रैल को वे 62 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। उनके पास सीडीएस पद के लिए पूरे 3 साल होंगे। हालांकि सरकार ने 15 दिसंबर को ही इन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाकर इसका पहला संकेत दे दिया है, लेकिन अभी इसे अंतिम फैसला नहीं कहा जा सकता क्योंकि हाल ही में रिटायर्ड हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह और वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी भी लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, मैंने हाल के डिफेंस अपडेट में आपको बताया था कि भारत के फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे कि हम फूफा कहते हैं, उसका विंड टनल परीक्षण शुरू हो गया था IIT कानपुर में सबसोनिक स्पीड में। लेकिन अब जो हाल ही में नई खबरें आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि फूफा का दूसरा स्केल मॉडल का एयर इनटेक स्टडी शुरू कर दी गई है, जिसमें कि इसके डिजाइन और डिजाइन परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी की जाएगी। फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल मिलिट्री एक्शंस, स्ट्रेटेजिक ऑफेंस, क्लोज एयर सपोर्ट, मिसाइल ऑफेंसिव, सप्रेशन ऑफ एनिमी डिफेंस आदि चीजों में इस्तेमाल किया जाएगा। लार्सन एंड टुब्रो ने कहा कि वो भारतीय सेना के लिए K-21 टैंक्स को साउथ कोरिया की फर्म हनवा डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर बनाएगी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने केवल रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है इन लाइट टैंक्स के लिए, न कि टेंडर, और इन टैंकों का जो ज्वाइंट प्रोडक्शन होना है वो बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है और टेंडर के वर्गीकरण के बाद इस बात को निर्धारित किया जाएगा कि विदेशी वेंडर को इन लाइट टैंक्स में शामिल किया जाएगा या नहीं, और कोई भी विदेशी फर्म जल्द ही अपने प्रोडक्ट्स को सामने नहीं रख सकती। वहीं दूसरी तरफ L&T DRDO के साथ मिलकर स्वदेशी लाइट टैंक पर भी काम कर रहा है और इसके पहले प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन शुरू हो चुका है और 2023 में ये सामने आएगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस सिंगापुर एयर शो में भाग लेगा और यहाँ पर मलेशिया का डेलीगेशन भी आएगा, जो कि अपने रॉयल मलेशियन एयरफोर्स टेंडर के तहत 18 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेना चाहता है। कहा जा रहा है कि मलेशिया अप्रैल तक टेंडर जीतने वाले का नाम का खुलासा कर देगा। वहीं HAL मलेशिया को ब्रह्मोस NG मिसाइल के साथ और बाटर सिस्टम जो कि पाम ऑयल के तहत है उसको ऑफर करके इस डील को और बेहतर बना दिया है। वहीं मलेशिया को टर्की ने अपने हरजेट को पेश किया है जो कि सुपरसोनिक ट्रेनर विमान है। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि मलेशिया टर्की के हरजेट को लेगा, उनको मैं ये बात बताना चाहूंगा कि अभी ये जो हरजेट है यानी कि ये हुरो का जेट है वो अभी ड्राइंग बोर्ड पर है और इसकी पहली उड़ान 2023 में
हो सकती है और 2028 से पहले ये तो खुद ना तो टर्की की एयरफोर्स में पहुंच पाएगा और ना ही रॉयल मलेशियन एयरफोर्स में। इसरो के साल 2022 के प्रक्षेपण मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-52 शुरू होने जा रहा है और इसे 14 फरवरी को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा और इसके जरिए धरती का पर्यावरण उपग्रह US-04 अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने कहा कि US-04 रडार इमेजिंग सैटेलाइट है और इसका उपयोग पृथ्वी की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों को लेने में किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।